वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू चैनल ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पर ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो देखिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि कैन इंडिया यूज दिस फंड और नॉट। अब देखिए इंडिया छोड़ो और भी कई जो डेवलपिंग नेशंस है वो भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क के तले दबे होंगे कि क्या यहाँ पर ये वाला फंड वो भी कंट्रीज यूज कर सकते हैं क्या। तो देखिए काफी कुछ जानने को मिलेगा और देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अब कौन से बेसिस पर मैं आपको ये न्यूज बना रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर एक द वायर की न्यूज छपी थी कि रिच कंट्रीज प्रपोजल कैन ब्लॉक इंडिया पाकिस्तान फ्रॉम एक्सेसिंग लॉस डैमेज फंड। अब देखिए ये न्यूज पहले तो समझ में आ नहीं रही होगी, बिल्कुल मैं समझता हूं। अब देखिए ये लॉस एंड डैमेज फंड एक्चुअली में होता क्या है और ये कैसे एक्सेस किया जाता है, तो उसके लिए पहले आपको देखिए मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये न्यूज कहां से आई और ये लॉस डैमेज फंड होता है क्या। तो देखिए ये देखिए आप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस पार्टीज, ठीक है, एक ये एग्रीमेंट है जहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी सारे प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन एग्रीमेंट्स होते हैं कि हम कैसे जो है पोल्यूशन कम करेंगे और CO2 का इमिशन कम से कम किया जाए। उसी के साथ साथ कैसे हम वर्ल्ड वाइड जो भी क्लाइमेट चेंज होता है उसका एडवर्स इफेक्ट हमें क्लाइमेट पे देखने को मिलता है, जो सीधे सीधे इकोनॉमी से रिलेट होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है तो इकोनॉमिकल लॉस भी होता है काफी सारे कंट्रीज को, तो हम इसे कैसे मिनिमाइज किया जाए, तो उसके लिए बनाया गया था 1995 में। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग एक मीटिंग हुई थी, दर साल होती है जैसे G20 हर साल होती है अलग अलग देश में, वैसे ही देखिए ये COP के जो मीटिंग है वो भी दर साल होती है। अब ये आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर ये कमिटी बनाई बसाई गई थी जिसकी हर साल मीटिंग होती है, ठीक है। पिछले बार मेरे ख्याल से ये मीटिंग यूके में हुई थी, इस बार जो है वो COP27 ऐसे इसका नंबर दिया जाता है कि यहाँ पर 27 साल हो गए इस मीटिंग को ऐसा करके। फिर COP27 ये इजिप्ट में हुई थी पिछले साल। अभी देखिए COP28 जो इस बार होगी वो होगी UAE में। देखिए 200 से भी ज्यादा इसके मेंबर्स है जैसे, और यहाँ पर जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो यहाँ पर हुई थी जर्मनी में, जैसे लिखा है कि द फर्स्ट COP मीटिंग वाज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी इन मार्च 1995। तो देखिए ये है उसके कुछ लिस्ट डाउन कंट्रीज की यहाँ पर जितने बार भी मीटिंग होते हैं ना तो इसका नाम उसी पे रखा जाता है कि देखिए 9, 10, 11, उसके बाद 12, 13, 14, 15। तो अभी ऐसी जो हाल ही में मीटिंग हुई थी वो यहाँ पर COP27 इजिप्ट में हुई थी, और 26 जैसे कि मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो ये एक्चुअली क्लाइमेट चेंज को लेकर ये मीटिंग होती है दर साल। और यहाँ पर ना अभी एक बात उठी है कि हमें ना एक बिल्कुल ऐसा फंड तैयार करना चाहिए जिसके तहत देखिए जो वर्सन कंट्रीज जो हिट होती है क्लाइमेट चेंज से, जो प्रभावित होती है, उसको उस फंड से मदद मिल जाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे फंड की बात चल रही थी, तो उसी से ये न्यूज निकल कर आई कि क्या इंडिया को वो फंड यूज करने मिलेगा क्या। अब ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया नहीं और भी कई नेशन है जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशंस पर यहाँ पे काफी ज्यादा तमाजान हो चुका है कि क्या डेवलपिंग नेशन इसको यूज करेंगे इस फंड को जो बनेगा, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज यूज करेंगे कि जो फंड यहाँ पे बना है। अब देखिए इसी को लेकर ये कंट्रोवर्सी पूरी चालू है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ कि इस जो न्यूज निकल कर आई थी उसका मेन मुद्दा क्या था। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि द लॉस एंड डैमेज फंड, अब ये एग्री हो गया था कि जो COP मतलब 27 जो मीटिंग हुई थी पिछले साल इजिप्ट में, वहां पर ये निकल कर आई थी कि जी हाँ बिल्कुल हम UNFCCC के अंदर ऐसी एक कमेटी बैठाएंगे जो ये डिसाइड करेगी कि ऐसा फंड बनेगा और उसमें से सारी कंट्रीज को लाभ होना चाहिए। अब देखिए ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था, हाँ बिल्कुल काफी जनों ने इसकी सराहना भी की थी, लेकिन यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि इस फंड को यहाँ पर यूटिलाइज कौन करेगा, क्या सारे कंट्रीज करेंगे क्या, या फिर डेवलप नेशन करेंगे, या फिर सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज करेंगे। अब देखिए इसी बात को लेकर यहाँ पे बिल्कुल एक युद्ध छूट चुका है। अब देखिए यहाँ पर फंड बना भी नहीं था, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के यहाँ से ऐसी हिदायत है कि देखिए जी हाँ बिल्कुल डेवलप कंट्रीज इतना सफर नहीं करते जितना हम डेवलपिंग नेशन सफर करते हैं, और उसके लिए हमें एटलीस्ट $100 बिलियन की यहाँ पर गरज पड़ेगी 2030 तक के। अब देखिए $100 बिलियन काफी बड़ा अमाउंट होता है, रफली आप पकड़ लीजिए तो 8 लाख करोड़ से भी ऊपर का ये अमाउंट है $100 बिलियन। तो 2030 तक के इस फंड में जो भी मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा 1 से 2 साल में, उसमें $100 बिलियन यहाँ पे ऐड करने की बात की है। और फिर उसी $100 बिलियन से सपोज यहाँ पर इंडिया में कुछ आपदा आती है तो उसके लिए यहाँ पर फंड जाएगा, सपोज यूरोपियन यूनियन में कुछ होता है तो उसके लिए फंड जाएगा। सिर्फ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है, तो ऐसी कुछ इसका प्रस्ताव था। अब देखिए नो डाउट की काफी अच्छा प्रस्ताव था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि इस फंड को यूज कौन करेगा ये एक क्वेश्चन मार्क था। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए
उसके लिए भी समाधान निकाला कि इन्होंने ना एक ट्रांजिशनल कमिटी मतलब एक टीसी कमिटी बैठाई, जिसमें देखिए जैसे मैंने बताया था कि 200 नेशंस है, तो उस 200 नेशन का एक पर्सन रहेगा जो ये डिसाइड करेगा कि हाँ बिल्कुल हमारे इंडिया के तरफ से कोई पर्सन रहेगा तो वो ये बोलेगा कि हाँ इंडिया के पर्सपेक्टिव ऐसा है, हमें ऐसा करना चाहिए, ये रूल अच्छा है, ये रूल अच्छा नहीं है। तो 200 कंट्रीज में से 200 प्लस मेंबर्स होंगे इसमें जो ये डिसाइड करेंगे ट्रांजिशन कमेटी में कि किसका कैसा सेटअप रहना चाहिए। अब उसी के रिगार्डिंग देखिए काफी सारे तर्क वितर्क यहाँ पे देखने को मिले, उसमें से काफी जनों ने ये कहा कि देखिए एट द मीटिंग द डेवलपिंग कंट्रीज वेर यूनाइटेड टू इंश्योर द डेवलपमेंट कंट्री डिड नॉट नैरो डाउन लॉस एंड डैमेज बेनिफिट ओनली अ फ्यू। मतलब इनका कहने का मीनिंग ये था कि देखिए डेवलप्ड जो कंट्रीज है, जैसे यहाँ पर हो गया कि पूरा यूएसए आ गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन आ गया, यूके आ गया, कनाडा आ गया, तो ये सारे फ्रांस आ गया, तो ये सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उसको ये फंड को बस डेवलप कंट्रीज के तक के लिमिट नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही इसको यूज करेंगे, ये ओपन फॉर ऑल रहना चाहिए। ये डेवलपिंग कंट्रीज का मानना था, जिसमें हम इंडिया भी आ गए, पाकिस्तान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब आ गए जो डेवलपिंग नेशन का स्टेटस रखते हैं। हालांकि डिसाइड तो हुआ है कि 2045 तक के यहाँ पर बिल्कुल हम डेवलप कंट्रीज बन जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में हम बने नहीं है, तो हमारा भी स्टेटस ये है कि हमें बिल्कुल ये वो फंड को ओपन रखना चाहिए, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसका विरुद्ध सोचती है बिल्कुल रिचर कंट्रीज मतलब डेवलप कंट्रीज। उनका ऐसा मानना है कि ये जो फंड रहेगा वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डेवलप कंट्रीज को ज्यादा पैसा लगता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज की वो जो क्लाइमेट चेंज का एक्शन है उसको संभाले। अब देखिए नो डाउट कि ये लोग सही कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा पैसा लगता है, 100% ट्रू बात है, लेकिन देखिए ये बात ट्रू नहीं है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इसका बोझ उठाएंगे। अब देखिए ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज ये दोनों ही इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर $100 इंडिया डाल रहा है तो हो सकता है कि $100 यूएसए भी डाले, लेकिन देखिए यहाँ पर जो यूज करेंगे ना ये $200 वो सिर्फ यूएसए यूज करेगा। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा ही मानना है डेवलप कंट्रीज का कि देखिए ये फंड जो है सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन यूज सिर्फ डेवलप नेशन करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो ज्यादा पैसों की डिमांड होती है इन सब चीजों से निपटने के लिए। तो इसी का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं हम मतलब डेवलपिंग कंट्रीज। अब कई सारे रिचर कंट्रीज के द्वारा ये भी निकल कर आया कि देखिए ये जो पैसा है ना वो ना डेवलप कंट्रीज ना डेवलपिंग कंट्रीज हम इसको देंगे जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उसके लिए। अब देखिए ये इन्होंने फिर से काफी मैं कहूंगा कि बायस्ड बात की है, क्योंकि देखिए आप जब देखोगे ना कि स्मॉल आइलैंड कंट्रीज में कौन कौन आते हैं, तो इसमें देखिए मोस्ट प्रोबेबली आपको दिख जाएगा मालदीव, उसके बाद मदागास्कर, कोमरोस, मॉरिशियस, सेशेल्स। तो देखिए इसका कुछ मीनिंग रखता है। हालांकि इनके पास भी ना ये आपदाएं आती है क्लाइमेट चेंज की, लेकिन जिस हद तक है, अगर मैं सामने आपको दिखाऊंगा कि टॉप 10 वर्ल्ड की कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसमें सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज देखा जाता है, उसकी वजह से आपदा आती है, तो आप ना इन कंट्रीज का नाम उसमें देखोगे नहीं। तो ये देखिए कोई तर्क यहाँ पे बनता ही नहीं है कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, जैसे मैंने बताया था कि मॉरिशस, मालदीव, इन सब इसको यूज करे, और लीस्ट डेवलप कंट्रीज यहाँ पे यूज करे जैसे कि बांग्लादेश, भूटान हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर निकल कर बरोबर लगा नहीं, इस पे भी चर्चा हुई नहीं। लेकिन देखिए फिर यहाँ पर बात आती है कि एक रिकमेंडेशन हुआ टीसी कमेटी से, जो मैंने बताया था कि ट्रांजिशनल कमेटी थी जो बैठी थी, जो ये डिसाइड करेगी कि ये फंड कौन कौन यूज करेगा कौन नहीं यूज करेगा। तो इस हिसाब से सभी नेशंस के जो मैं कहूंगा कि एनवॉय थे, मतलब इंडिया से एक, पाकिस्तान से एक, ऑस्ट्रेलिया से एक, न्यूजीलैंड से एक, उन्होंने अपने अपने देश के बारे में बताया था कि वो क्या सोचते हैं। तो ये पर देखिए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर इशू उठाया जा रहा है ना, ये तो यहाँ पर सभी फेस करते हैं। इसके हिसाब से सभी डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर ये हक मिलता है कि इस फंड में अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे तो वो इसको यूज करे, क्योंकि देखिए फंड में कंट्रीब्यूट करना तभी आप उसको यूज करेंगे, ये भी ना बिल्कुल एथिकल वैल्यू नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखिए किसी की कंडीशन होती है कि उस फंड में वो कंट्रीब्यूट करे, किसी की नहीं होती है। अब देखिए अगर पाकिस्तान की मैं यहाँ पर बात करूं तो जिस तरीके के हालात है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या वो अपना इकोनॉमिक क्राइसिस छोड़ के इस जो डैमेजिंग फंड इसका नाम दिया गया इसमें यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा क्या? तो 100% ये नहीं ही होगा। या फिर जितना यूएसए करता है कंट्रीब्यूट, जितना यूनाइटेड किंगडम करेगा, जितना इंडिया करेगा, क्या उतना पाकिस्तान दे सकता है क्या? तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ना ये यहाँ पे काफी गलत बात होती है कि अगर जो कंट्रीज यहाँ पे पैसा दे रहा है वही इसको यूज करेगा। देखिए क्लाइमेट एक्शन की गरज सभी की हो, अगर सभी 200 कंट्रीज इसके पार्टीज है ना, तो यहाँ पर कोई पैसा दे या ना दे सभी को इसको यूज करने का हक रहता है। अब देखिए काफी कंट्रीज के काफी सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, तो उसमें से ना फ्रांस का ये पर्सपेक्टिव है यहाँ पर कि देखिए इन्होंने फिर वही बात छेड़ दी कि जो यहाँ पर आइलैंड वाली कंट्रीज है या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उन्हीं को ये फंड यूज करने देने की यहाँ पर हिदायत दी है फ्रांस ने। उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का ये मानना है कि देखिए
ये जो यहाँ पर पैसा है वो सिर्फ पर्टिकुलर वर्नेबल कंट्रीज को ही देना चाहिए। अब देखिए कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि कौन यहाँ पर वर्नेबल कंट्रीज आती है कौन नहीं आती है, क्लाइमेट चेंज की एक्शन बात करें तो इनका भी यहाँ पर कुछ किस्सा समझ में नहीं आया। उसके बाद देखिए बात आती है कि यूरोपियन यूनियन की, तो यहाँ पर देखिए यूरोपियन यूनियन का तर्क काफी समझने वाला है। उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईएस्ट इमिटर होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड का, वो देखिए इस फंड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और यहाँ पर उस फंड का इस्तेमाल वो बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात हो रही है इंडिया और चाइना की, क्योंकि यही दो सबसे बड़े प्लेयर है जो यहाँ पे CO2 का इमिशन सबसे ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना इस फंड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इस फंड का एक भी रुपया इनको नहीं मिलेगा जब यहाँ पर बिल्कुल बेकार से बेकार सिचुएशन इनके देश में देखी जाएगी। तो यूरोपियन यूनियन का ऐसा स्टांस है। उसी के साथ यूएस का प्रपोजल देखिए काफी आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पे 5 मिलियन से भी कम है, मतलब 50 लाख से भी जो कम की पॉपुलेशन है, वही देश इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए मुझे यूएसए बता दे कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पे 50 लाख से कम है। हाँ हो सकती है कुछ आइलैंड की किसी कंट्री की, लेकिन देखिए आपको नाम भी पता नहीं होगा कि किस कंट्रीज का यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा जिसकी 50 लाख से कम पॉपुलेशन यहाँ पर होगी। तो फिर यहाँ पर ये बात फेल निकल कर आई। उसके बाद देखिए एक तर्क बैठाया गया है यहाँ पर बिल्कुल सभी के द्वारा, मतलब जो भी यहाँ पर 200 प्लस कंट्रीज है उनके द्वारा, और ये बताया गया है कि देखिए ना आपका ना हमारा यहाँ पर ये स्टांस रखते हैं कि सारे जो कंट्रीज रहेंगे 200 प्लस जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनको ये फंड यूज करने की बिल्कुल इजाजत रहेगी। अब चाहे कुछ भी हो, तो ऐसा डिसीजन यहाँ पर एट द एंड निकल कर आया। लेकिन देखिए ये फिर भी मैं कहूंगा कि एक कंफर्म डिसीजन ये था नहीं। अब ये मैं बता रहा हूँ जो टीसी कमेटी ने रिकमेंड किया उसके बारे में। अब देखिए ये डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन की बात उठी क्यों, क्योंकि ये देखिए आपको बैक जाना पड़ेगा जब ये ट्रीटी बनी थी। अब देखिए कोयोटो प्रोटोकॉल, आपको याद होना चाहिए कि कोयोटो प्रोटोकॉल यहाँ पर एक बना था जो ये बताता था कि देखिए हमें अब क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना पड़ेगा, और उसी के रिगार्डिंग ये कोयोटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। उस प्रोटोकॉल में भी यही डिस्कस हुआ था कि देखिए जो नेशंस अभी डेवलप नेशंस है ना, उनको सामने आकर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है या फिर कोई ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है उसको कम करे। और देखिए यहाँ पे डेवलप नेशन पे ज्यादा फोकस क्यों किया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं क्योंकि जो डेवलप नेशन बने हैं ना वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करके ही बने, या फिर तो उन्होंने ज्यादा फॉसिल फ्यूल एक्सप्लॉइट किया है, ज्यादा ऑयल निकाला है। उसी के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब दौर हुआ था तब उन्होंने काफी ज्यादा इमिशंस किए हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, मोनोऑक्साइड को लेकर या फिर और भी कोई जहरीली गैस को लेकर, तब जाके वो डेवलप बने हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर डेवलपिंग नेशन का स्टेटस आता है ना, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि डेवलप नेशन ये आज जो हो रहा है उन सबके लिए जिम्मेदार है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में हमने देखा था कि पिछली बार कितनी भयानक तरीके से आपदा आई थी, फ्लड्स आए थे, तो वो भी सारी जिम्मेदारी किसकी है, तो जो डेवलप नेशन है उन पे ये जिम्मेदारी आती है कि आपने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया तब जाके यहाँ पर जो पूरा धरती का एटमॉस्फेयर है वो चेंज हुआ है। अब देखिए ऐसी यहाँ पर इन्होंने बात की है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बताया था कि यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज जो है जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होती है, तो आप देखोगे यहाँ पर काफी ज्यादा कंसर्निंग है। कोंगो आ गया, अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजीरिया, चैड, इथोपिया, बांग्लादेश, सीरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, साउथ सुडान। तो ये 10 कंट्रीज है जहां पर देखिए सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से सीवियर एक्शन देखा जाता है, जिससे ह्यूमन का भी लॉस होता है, इकोनॉमी का भी लॉस होता है। अब आप मुझे देखिए कि यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जो यहाँ पर काफी सारे देशों ने कहा था कि लीस्ट डेवलप नेशन या फिर आइलैंड जैसे नेशन को आप हमें ये जो फंड है उसको इस्तेमाल करने देना चाहिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा लीस्ट डेवलप नेशन है और कौन सा आइलैंड नेशन है। अब देखिए ये 10 देशों को छोड़ दे तो क्या बाकी सारे जो देश है 190 देश, क्या उनमें यहाँ पर बिल्कुल क्लाइमेट चेंज से कोई असर नहीं पड़ता, क्या उनकी इकोनॉमी में लॉस नहीं होता है। तो अगर मैं इंडिया की ही बात करूं ना, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को 2022 में $4.2 बिलियन का लॉस हुआ था सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज को लेकर। मतलब जिस तरीके के फ्लड्स आते हैं, आपको पता होगा कि हमारा जो रीजन है ना वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। अब देखिए कई जनों का ये भी स्टांस रहता है कि IMD जो यहाँ पर प्रेडिक्शन करता है ना इन्वायरमेंट के बारे में, मतलब क्लाइमेट के बारे में, तो ये इंडिया में बिल्कुल इसको मजाक के तरीके से लिया जाता है कि यहाँ पर इनकी प्रेडिक्शन हमेशा फेल ही होती है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास IMD के पास कि USA यूरोप जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है, बिल्कुल है, बेशक उससे ज्यादा अच्छी भी हो सकती है। लेकिन हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, इंडिया जिस ज्योग्राफिकल रीजन में पड़ता है धरती पर, तो वो इतना चैलेंजिंग है, और हमारी जो कोस्ट लाइन है ना वो इंडियन ओशन से लगती है। तो ऐसे जगह पे काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है क्लाइमेट को प्रेडिक्ट कर पाना, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशन से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर उसका सीधा इफेक्ट इंडिया पे पड़ता है। उसी के साथ ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया आता है, तो वहां पर भी प्रेडिक्शन काफी ज्यादा चेंज
होते रहते हैं जो काफी डिफिकल्ट हो जाता है एमडी के लिए कि वो प्रेडिक्ट करे, क्योंकि 1 घंटे पहले कुछ अलग सिनेरियो रहता है, फिर 2 घंटे बाद कुछ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए देखिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए कहने का तर्क ये है कि लॉस यहाँ पे सभी को होता है, और ऐसे हम जब लिमिट करेंगे कि आप फंड यूज कर सकते हो, आप फंड नहीं यूज कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क वाली बात हो गई। और अगर पूरे ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट 290 से 580 बिलियन डॉलर का लॉस होता है पूरी दुनिया को, अगर क्लाइमेट चेंज से बात करें। ये 2030 तक की मैं बात कर रहा हूँ, और 2050 तक के तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक के ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो देखिए माहौल तो काफी कंसर्न वाला है। अगर जल्द से जल्द क्लाइमेट चेंज पर कुछ नहीं किया गया तो ये आंकड़ा बिल्कुल बढ़ भी सकता है, नो डाउट। और लिटरली काफी सारे ह्यूमैनिटी को यहाँ पर लॉस झेलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो G20 को लेकर भी ना कई सारे मीटिंग हुई थी। आपने देखा होगा कि चेन्नई में मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज एंड एक्शन की, जहां पर कई सारे देश विदेश से जो उनके नेता है वो आए थे। लेकिन यहाँ पर भी ना यहाँ पर कुछ डिस्कस खास हो नहीं पाया था। जैसे यहाँ पर पता है कि COP8, यहाँ पर भी ये बात हुई थी कि COP28 मतलब जो 27 में इजिप्ट में होता है, 28 में UAE में होगा, वहां पर हम कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे। लेकिन देखिए मीटिंग्स होती है और कई सारे डिसीजन निकलते हैं, लेकिन आज तक के देखिए इंप्लीमेंट अभी तक के हुआ नहीं है। नेट जीरो कार्बन होगा देश, ये काफी सारे जनों ने प्रेडिक्ट किया है, काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ काफी कंसर्निंग हमें देखने को मिलता है। तो होप्स हो कि जो मैंने यहाँ पे बताया कि क्या इंडिया ये फंड यूज कर सकेगा या नहीं, तो देखिए इसका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हाँ ही होगा। लेकिन देखने वाली बात होती कि ये जो फंड बनेगा ये कब बनेगा और किस रेशो से यहाँ पर बनेगा। तो देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आज, लेकिन नो इश्यूज। मैं आज की वीडियो अपनी यही पे रोकना चाहूंगा, और एट द एंड ये जरूर कहूंगा कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी। सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव विथ वन एंड ओनली ग्लोब आउटलाइन।